ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਲੋਬਲ ਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਐਟ ਵੇਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਵੈਲਕਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸ਼ਰਵਨ ਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਰਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਰਵਨ ਇੱਕ ਟਾਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਊਗਾ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਵਨ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਸ਼ਰਵਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਰਵਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। हाँ जरूर। मेरा नाम सरवन है। मैं जोधपुर राजस्थान का हूँ। मैंने पहले मास्टर MNIT जयपुर राजस्थान से किया था और मास्टर के दौरान ही यहीं के यूएस के एक प्रोफेसर सूरज कोठारी इंडिया आए थे। वहाँ इंडिया की तरफ से एक 5 दिन का ज्ञान प्रोग्राम था, जहाँ पे क्या होता था कि एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, जहाँ पे कंट्रीज एक दूसरे के साथ एजुकेशन एक्सचेंज करती है। तो उस प्रोग्राम के तहत वहाँ पे मैं सूरज कोठारी से मिला और उन 5 दिनों में उस प्रोग्राम में उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के बारे में और यूएस डिफेंस के साथ उनके कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में बताया। तो उस टाइम मैंने कुछ वल्नरेबिलिटीज उनके सॉफ्टवेयर्स में फाइंड आउट की, जो सॉफ्टवेयर्स यूएस डिफेंस में यूज होते थे उनकी तरफ से। तो वहाँ से उनको लगा कि मेरे में पोटेंशियल है और शायद मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। तो वहाँ से उन्होंने मुझे ऑफर दिया यूएस आने का। तो मैं यूएस आ गया एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में। मैंने 6 महीने काम किया यहाँ पर और एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर मुझे कुछ यूएस डिफेंस प्रोजेक्ट्स के साथ काम करने का भी मौका मिला। मैं वाशिंगटन डीसी गया और फिर यहाँ पे हैकाथॉन होता है, जहाँ पे क्या होता है कि हैकर्स इकट्ठे होते हैं जो ट्राई करते हैं कि जो गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर है उनमें कोई वल्नरेबिलिटीज है कि नहीं है। वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, बट डमी दिए जाते हैं टेस्टिंग पर्पस। तो उसमें फिर यूएस डिफेंस का ही एक प्रोजेक्ट था, स्टैक प्रोग्राम। उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। हम 2 बार विनर रहे थे, फर्स्ट पोजीशन। और हमारे कॉम्पिटिटर्स MIT, हार्वर्ड, टॉप लेवल स्कूल्स थे। वहाँ के PhD स्कॉलर्स भी हमारे सामने हमारे कॉम्पिटिटर्स थे और नामी गिरामी हैकर्स भी थे। बट उन सब में हम फर्स्ट आए थे और मुझे भी अलग से अप्रिसिएशन मिला था उसमें। तो उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली यूएस की ही। 2 महीने तक अगेन सिक्योरिटी रिसर्चर काम किया। फिर आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया। अगेन वहाँ पे साइबर सिक्योरिटीज कोर्सेज लिए। मैंने पढ़ाया भी यहाँ पर आयोवा स्टेट के सीनियर स्टूडेंट्स को और सिक्योरिटी पे बहुत अच्छा रिसर्च करने का भी मौका मिला। फिर आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर करने के बाद मैं गार्मन एक कंपनी है ओलेता कैंसस में, उसे ज्वाइन कर लिया। उनकी प्रोडक्ट सिक्योरिटी, जो कि मेन रीढ़ की हड्डी है गारमेंट की सिक्योरिटी की, उस टीम में मैं अभी काम कर रहा हूँ। और मेरा मेनली काम यही है कि गारमेंट के प्रोडक्ट्स है वो सिक्योर रहे, कहीं कोई वल्नरेबिलिटीज नहीं हो, कोई इश्यूज नहीं हो। तो ये कुछ है मेरे बारे में। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। हाँ जी श्योर। तो जैसे अपन सभी उबर के बारे में सभी जानते हैं। अपने शहरों में कई बार लोग उबर बुक करते हैं। कहीं पर भी जाना हो तो बोलते हैं चलो उबर बुक करके जाते हैं। अब उबर बुक करते हैं तो क्या होता है कि हमें पैसा देना पड़ता है राइड का, कि जैसे 50 रुपए हुए या 70 रुपए हुए।
लेकिन क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि उस उबर ऐप है जो आपके मोबाइल में, कि आप राइड भी कर लो और आपको पैसा भी नहीं देना पड़े, जो कि इलीगल है, नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ ना कुछ कमी होती है उस उबर एप्लीकेशन के अंदर। तो उस कमी को हम लोग बोल देते हैं वल्नरेबिलिटी। कहीं पे वीकनेस होती है, जो एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं वीकनेस होती है। तो उसको एक्सप्लॉइट करके, मतलब उसका यूज करके हम लोग बिना पैसे दिए उबर राइड कर लें, तो उनको वल्नरेबिलिटीज बोलते हैं। उसी तरह क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर वीकनेस होती है, और उन वीकनेस के कारण क्या होता है कि जो बुरे लोग हैं, हैकर्स है, वो उनका फायदा उठा लेते हैं, और फायदा उठाकर एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनका यूज उल्टी चीजों के लिए करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस चीज को हम वल्नरेबिलिटीज बोलते हैं, और बड़ी ही घातक होती है ये वल्नरेबिलिटीज। क्योंकि जो गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर है जितने भी, अगर उनमें अगर क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज हो, तो गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो बाहर नहीं आनी चाहिए, वो जो हैकर्स है वो उनको एक्सेस कर सकते हैं। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। जी। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਸ ਵਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਰ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਫੇਕ ਈਮੇਲ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਫੇਕ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਕਸ ਸੀਗਾ ਇੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਈਮੇਲ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ कि भाई बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। उससे मुझे मुझे एक और चीज याद आती है, जो हमारे गांव के, हमारे सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो रिलाई उससे बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। वो ये है कि आजकल मोबाइल सब लोग यूज करते हैं। आज बच्चे से लेकर बड़ा हर कोई मोबाइल यूज करता है। तो मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके ऊपर मोबाइल्स की सारी एप्लीकेशंस चलती है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई कमी हो, कि जैसे एंड्रॉइड फोन हो गया, आईफोन में आईओएस हो गया, अगर उनमें कोई कमी हो, तो क्या हो सकता है कि उस कमी का बहुत ही बुरा फायदा इस तरीके से उठाया जा सकता है। जैसे कई बार बोलते हैं कि अच्छा, गवर्नमेंट हम लोग हैं कि कॉल्स रिकॉर्ड कर रही है, वो हमारे हर कुछ मॉनिटर कर रही है। वो ऐसा लोग बात क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर वल्नरेबिलिटीज हो गई, तो उसका फायदा बहुत ही बड़े स्तर पर लिया जा सकता है, क्योंकि फिर कोई भी एप्लीकेशन वल्नरेबल हो सकती है बाय डिफॉल्ट। और उसका एक्सेस अगर किसी को हो जाए, हालांकि मैं ये दावा नहीं करता कि गवर्नमेंट ऐसा करती है, लेकिन इनका यूज बहुत बुरी तरीके से किया जा सकता है। तो वल्नरेबिलिटी इटसेल्फ बहुत ही डेंजरस है। हाँ जी, स्पेशली क्योंकि आजकल सारे सिस्टम्स ही ऑनलाइन है। मतलब जे देखिए आप, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਥਿੰਕ जी। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜੌਬ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਰਵਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਡੈਸਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਵੇਅਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਥਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ। ਮਤਲਬ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਮੈਂ ਸ਼ਰਵਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 8th 'ਚ ਹੈ, 9th 'ਚ ਹੈ, 10th 'ਚ ਹੈ, 11th 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈ, ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਕੀ करना चाहिए उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। और होता क्या है कि मैं, जैसे पुष्पेंद्र ने बताया, मैं एक किसान परिवार का लड़का हूँ, और हमारे पास तो स्कूल के फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। तो उस टाइम ये सोचना कि मैं अमेरिका आऊंगा और ये सब बनूंगा, तो उस टाइम अगर ये सोचना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ हर एक बच्चे को जो अपने आप में ये सोचता है कि
अरे मैं तो नॉर्मल हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। स्टार्ट में हर कोई नॉर्मल होता है। स्टार्ट में किसी को कोई नॉलेज नहीं होती है। अगर कोई आपको रास्ता दिखा दे तो कोई भी मंजिल पास पाई जा सकती है। अ, इस इस स्टेटमेंट पे मैं अब बताना चाहूंगा कि कैसे और हम कैसे कैसे और क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको जो बेसिक नॉलेज है वो हासिल करना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज मतलब साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। आपको आपका इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग होती है जब आप 12th के बाद कॉलेज में जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं। यस, तो यह आप एक तरीके से साइबर सिक्योरिटी एरिया में जाना चाहते हैं। अगर आपका इन सभी चीजों में इंटरेस्ट है, जैसे अगर आपका साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है स्पेसिफिकली, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिएगा जब भी आप स्कूल में जाएं, जब भी आप कॉलेज में जाएं, कि आपको सिक्योरिटी के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स जरूरी है। वो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूल होती है जो 4 साल का जो अंडर ग्रेजुएट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, जैसे कंप्यूटर कैसे काम करता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। और जो एक प्रोग्राम लिखा जाता है वो बहुत अलग अलग लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। तो आपको कुछ लैंग्वेजेस में आपको एक्सपर्टीज तो बहुत लेट आएगी, बट एटलीस्ट आपको सीखना पड़ेगा। और आप जब प्रोग्रामिंग करने लगेंगे और तब आपको लगे कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको सही में प्रोग्रामिंग पसंद है, तब आप प्रोग्राम करने के साथ साथ ये भी सोचिएगा कि इस प्रोग्राम को ब्रेक कैसे किया जा सकता है। तो प्रोग्राम को ब्रेक करना मतलब उस प्रोग्राम में कोई कमी है, वीकनेस है, जिसको हम वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। और हम अपने ही प्रोग्राम को, खुद के ही प्रोग्राम, लिखे हुए प्रोग्राम को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, किस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो खुद के प्रोग्राम के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करना चाहिए। फिर बहुत सारे मटेरियल है आजकल ऑनलाइन। तो अगर जैसे ही आपको पता चला कि अच्छा हम इस तरीके से कर सकते हैं खुद के प्रोग्राम के साथ, आपको बेसिक नॉलेज आ गया, आपको पता चल गया एल्गोरिथम्स क्या होती है, आपको पता चल गया डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको पता चल गया सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, ये सब क्या होती है, बेसिक आ गया, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। फिर आप ये पाथ चूज कर सकते हैं कि अच्छा अब मुझे साइबर सिक्योरिटी के इस एरिया में जाना है। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एक तरीके से ब्रांच है, उसमें बहुत बड़ा रूट है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस है। फिर हम चूज कर सकते हैं और हम डिस्कस कर सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन से एरिया में कैसे कैसे जा सकते हैं। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇੱਕ ਨਾ हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਵਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਕੋਡਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। तो साइबर सिक्योरिटी में तो बहुत सारे स्कोप है। अगर किसी को साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है, अभी कोई हाई स्कूल में है और उनको लगता है कि हमें भी साइबर सिक्योरिटी में जाना है, तो स्कोप अच्छा खासा है। बहुत सारी ब्रांचेज है, उनमें से जैसे सॉक एनालिस्ट होता है, जो क्या होता है कि हर कंपनी में क्या होता है, नेटवर्क मॉनिटर्स होते हैं। जैसे क्योंकि जैसे आपने बोला कि किसी की वेबसाइट हैक हो गई या सर्वर हैक हो गया या किसी को फेक ईमेल चला गया, ईमेल्स में लिंक आते हैं, बहुत फेक आते हैं, और किसी ने क्लिक किया और उसका मोबाइल या उसका लैपटॉप हैक हो गया। हैक होना मतलब बुरे इंसान के पास, हैकर के पास एक्सेस चला गया उसका, वो उसको कंट्रोल कर सकता है। तो तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हर कंपनी अपना एक डिपार्टमेंट बनाती है। एक जो होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स, जिसको हम सॉक बोलते हैं। तो उसमें काम करने के लिए सॉक एनालिस्ट होते हैं, और सॉक एनालिस्ट के अलग अलग जॉब होते हैं। जैसे किसी का ये जॉब है कि उसको नेटवर्क लॉग मॉनिटर करना है। मतलब क्या हो गया कि हर कंपनी में कोई भी जब लॉग इन करता है, एक्सेस करता है उस कंपनी को,
तो कंपनी लॉग रखती है, वरना क्या होगा, कंपनी के सर्वर को, कंप्यूटर्स को कोई भी एक्सेस कर लेगा। तो कंपनी लॉग रखती है अपना कि किसने कितने बजे अपने लैपटॉप्स पे लॉग इन किया, एक्सेस किया, और कौन कौन सी वेबसाइट्स पे एक्सेस किया। तो उनकी लॉग्स होती है। तो लॉग्स मॉनिटर करना जरूरी है। एक तो ये होता है कि कोई अननेसेसरली, कोई जो अनऑथराइज्ड, जो परमिट नहीं है जिसके पास, वो एक्सेस कर ले। दूसरी ये होता है कि एक होता है डॉस अटैक। डॉस अटैक मतलब ये होता है कि कंपनी की वेबसाइट आप खोल रहे हैं, कई बार खुलती नहीं है। आपका वो गोल 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 सर्वर घूमता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि सर्वर इतना बिजी हो जाता है कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। ये इस तरीके से समझो डॉस अटैक को, कि एक इंसान खड़ा है सामने, और उसको 10 जने एक साथ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो इंसान जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि 10 जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर अगर 100 जने एक साथ क्वेश्चन पूछेंगे तो और भी मुश्किल हो जाएगी, उसको ये भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। उसी तरह कंपनी के जो सर्वर होता है, उसमें जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, अपन जब वेबसाइट एंटर करते हैं, मतलब अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं वेबसाइट को, और उसमें 1000 जने एक साथ अगर टूट पड़े, तो कंपनी को कंट्रोल करना पड़ेगा कि एक टाइम में कितने लोग उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो उनका अगर अगर बहुत सारा कंपनी का इंटरनल नेटवर्क भी होता है, कुछ ऐसे ऐसे इंटरनल नेटवर्क होते हैं जो बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, केवल कंपनी के अंदर से कर सकते हैं। तो कंपनी नहीं चाहेगी कि बाहर से कोई एक्सेस करेंगे। इसको मेक श्योर कैसे करेंगे, हम कैसे सुरक्षित रखेंगे उस सर्वर को कि बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सके? तो उनके भी लॉग मॉनिटर्स होते हैं, जो हम सॉक एनालिस्ट का काम कहते हैं। वो देखते रहते हैं कि कहाँ कहाँ से रिक्वेस्ट आई है। अगर कहीं अनयूजुअल एक्टिविटी दिखे तो वो तुरंत ही बता देंगे कि अनयूजुअल एक्टिविटी आई है। तो इस तरीके के जॉब्स हो गए। दूसरा ये हो गया, जैसे कंपनी के बहुत सारे ऐसे भी सर्वर्स है जिनका केवल इंटरनली यूज हो सकता है, जो बाहर से यूज हो ही नहीं सकते। अगर उन सर्वर्स पे कहीं से भी बाहर से अगर रिक्वेस्ट आई, तो उनके भी मॉनिटर करने के लिए होते हैं। तो ना केवल अनऑथराइज्ड यूजर्स को कंट्रोल करने के लिए, बल्कि एक रिक्वेस्ट ज्यादा कोई अननेसेसरली अटैक नहीं करे, उनको भी बचाने के लिए इनके जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रेस्पॉन्स, अगर कोई इंसिडेंट करता है तो उसको रेस्पॉन्स किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो उस तरीके से, एक तरीके से, और ये सारा सॉक साइड में आ गया साइबर सिक्योरिटी में। फिर साइबर सिक्योरिटी में एक आता है प्रोडक्ट सिक्योरिटी साइड में। होता क्या है कि हर कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्ट जब बनाती है, फिर मार्केट में लॉन्च भी करती है। तो ये इंश्योर करना होता है कंपनी को कि हमारे प्रोडक्ट है वो सिक्योर है, मतलब सुरक्षित है। जैसे आपने एक घड़ी बनाई और घड़ी मार्केट में उतार दी, क्या हो अगर घड़ी आपकी बातें सुन रही है, आपके पिक्चर ले रही है और किसी और को भेज रही है? आप ऐसा तो कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी घड़ी आपकी फोटो ले और किसी और को भेजे। ऐसी घड़ी हम कभी खरीदेंगे नहीं। तो कंपनी कैसे सुरक्षित करे कि वो घड़ी सही बिहेवियर करे, घड़ी कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं करे? तो उनको बोलते हैं सिक्योरिटी इंश्योर करना प्रोडक्ट के डेवलपमेंट टाइम पे, जब वो घड़ी बन रही होती है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट सिक्योरिटी। तो प्रोडक्ट सिक्योरिटी में क्या होता है, जब प्रोडक्ट बन रहा होता है, तब प्रोडक्ट को इतना सिक्योर बनाना कि जब बाहर जाए मार्केट में और लोग यूज करना स्टार्ट करें, तो उसका कोई गलत फायदा उठा ना पाए। तो वो एक साइबर सिक्योरिटी का एक अलग चेहरा हो गया, जिसको हम प्रोडक्ट सिक्योरिटी बोलते हैं। वहां पर कोडिंग का पार्ट आता है कि आपको टूल्स बनाने पड़ते हैं। वरना आप कैसे इंश्योर करोगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो घड़ी है, वो सुरक्षित है, उसका जो प्रोग्राम्स है वो सुरक्षित है? तो उनको बनाने के लिए आपको टूल्स बनाने पड़ेंगे, आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो मेरा जो काम अभी है वो इस साइड में है, प्रोडक्ट सिक्योरिटी में मेरा काम ये है। तो मुझे प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ती है। मैं लगभग 8-9 घंटे काम करता हूँ। सुबह 8 बजे से स्टार्ट करता हूँ, 5 बजे तक काम चलता है। और बिकॉज गारमन एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बहुत अलग अलग सेगमेंट्स हैं, मतलब बहुत अलग अलग एरियाज है। हम लोगों के सॉफ्टवेयर्स एरोप्लेन में यूज होते हैं, जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होता है। जब फ्लाइट चलती है तो उसका एक कंट्रोल सिस्टम होता है, जिससे पायलट ये ध्यान रखता है कि हम कहाँ पर है, और हर चीज का वो एक मदरबोर्ड, एक तरीके से पूरा मैन सिस्टम है किसी भी फ्लाइट का। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम एक बहुत मैन कड़ी होती है। तो उनके भी गारमन के प्रोडक्ट वहां पर भी यूज होते हैं। गारमन के प्रोडक्ट मरीन होती है, उनमें यूज होते हैं। डिफेंस में बहुत यूज होते हैं। गारमन का जीपीएस सिस्टम है, जो दुनिया का सबसे अच्छा जीपीएस माना जाता है। गारमन का जीपीएस सबसे एक्यूरेट जीपीएस होता है। तो उनमें भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हमारा काम ये रहता है कि ये सारे जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं हो, वो सिक्योर हो।
तो उनके लिए टूल्स लिखने पड़ते हैं, उनके लिए प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं, जिससे हम लोग एनालिसिस करते रहते हैं कि हाँ ये सॉफ्टवेयर सुरक्षित है कि नहीं है। तो उस तरीके से मेरा जो अभी का काम है गारमेंट में, मोस्टली हमेशा यही रहता है कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी वल्नरेबिलिटीज नहीं हो, कोई भी इश्यूज नहीं हो, मेक श्योर करें सुरक्षित, क्योंकि कुछ कमियां हैं वो कमी रख ही नहीं सकते, वो बड़ी डिजास्टर हो जाती है। जैसे फ्लाइट चल रही होती है और किसी ने जमीन से फ्लाइट का एक्सेस ले लिया और फ्लाइट को किसी टावर में ऐसे कर दिया, एक्सीडेंट करवा दिया, तो अब वल्नरेबिलिटी छोटी सी थी उस फ्लाइट में, लेकिन हुआ क्या, कितने लोग मर गए। तो ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि आपके हाथ में लोगों की जिंदगी होती है। तो हमें इंश्योर करना होता है कि वो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर, उन वल्नरेबिलिटीज को हम क्रिटिकल सॉफ्टवेयर बोलते हैं, क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज बोलते हैं। तो हमारा काम रहता है कि हम कैसी ऐसी कोई भी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज भी नहीं हो ऐसे सॉफ्टवेयर्स में, तो उनका अलग से ध्यान रखना पड़ता है हमें। ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਆ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर बिल्कुल जी। great knowledge, sharing your great knowledge. Thank you. यप श्योर। और इसमें एक और भी होता है, मोबाइल सिक्योरिटी अलग होता है, वेब सिक्योरिटी अलग होता है। जैसे कई लोगों को, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल इटसेल्फ में एक इंडस्ट्री है, मोबाइल एक पूरा ही अलग एरिया है जहाँ पे एंड्रॉयड, आईओएस अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं। तो मोबाइल में अगर किसी को करियर बनाना है, किसी को ये लगता है कि नहीं मुझे मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो मोबाइल सिक्योरिटी में भी काम किया जा सकता है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐप्स होते हैं। कई बार जब हम ऐप इंस्टॉल करते हैं, जैसे ही हम फोन लेते हैं और फोन में ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो सबसे पहले क्या पूछता है वो, कि हम लोग आपकी आवाज सुन सकते हैं, आपके फोटो ले सकते हैं, क्या आपको ये मंजूर है। वो आपको परमिशन मांगता है जब हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो वो आपकी परमिशन मांगता है। अब अगर आप में ज्यादा इसमें नॉलेज नहीं है, तो आप तो ओके ओके करते जाएंगे। कई बार क्या होता है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते टाइम हम ध्यान नहीं रखते, हमने कहा अरे इंस्टॉल करना है, ओके 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 ओके, लेकिन उस ओके के चक्कर में हम बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। कैसे? जैसे आपका मैप एप्लीकेशन है, क्या मैप को फोटो लेना चाहिए? नहीं, मैप फोटो से क्या करेगा? मैप को फोटो कभी लेना ही नहीं चाहिए। मैप को केवल लोकेशन दिखानी होती है। लेकिन जब आप मैप ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं और ये बोलते हैं कि मैं आपके फोटो ले सकता हूं, और आप बोलते हैं ओके, तो ये गलत है। क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये ऐप को इस चीज की जरूरत है। तो अगर आपको लगता है कि इस परमिशन की इस ऐप को जरूरत नहीं है, मत दीजिए। जितना भी मोबाइल सिक्योरिटी में काम होता है, परमिशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये तो ऐसे ही हो गया कि मैं परमिशन लेता हूं आपसे कि मैं आपको मार दूं, ये इतना बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी, मोबाइल एप्लीकेशन की सिक्योरिटी उसी पे डिपेंड करती है। फोटो लेना मतलब अगर आपके फोटोज लीक हो गए तो ये तो एक मरने के बराबर है। तो इतना सीरियस समझिए उन परमिशंस को, मोबाइल सिक्योरिटी इतना सीरियस है। तो वही बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, अगर किसी को मोबाइल सिक्योरिटी में जाना है तो ਤੇ वो किया ਇੱਕ जा सकता है उसमें। हाँ जी। ਇੱਕ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਐਪ ਕੋਈ ਦੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਝੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੈਸ ਆਈ ਐਗਰੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਵੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਫ ਵੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ नो ही दबना। देखिए जी, ऐसा है कि एप्लीकेशंस की कुछ परमिशंस होती है, वो नेसेसरी होती है। मतलब आप अगर नहीं देंगे तो वो इंस्टॉल ही नहीं होने देगा, वो बोलेगा कि नहीं आपको एग्री करना पड़ेगा। तो उनको बोलते हैं नेसेसरी परमिशन, मतलब वो तो उसको चाहिए चाहिए, वरना वो, जैसे अगर मैप ऐप है, मैप ऐप बोलता है कि मैं आपकी लोकेशन ले सकता हूँ और आप बोले नो, तो फिर मैप काम कैसे करेगा? उसको लोकेशन चाहिए। उबर ऐप है, उबर ऐप बोले कि मैं आपकी लोकेशन ले सकता हूँ और आप बोले नहीं उबर आप लोकेशन नहीं ले सकते, फिर उबर ड्राइवर आप तक पहुंचेगा कैसे? तो कुछ ऐसी परमिशंस होती है जो आपको देनी पड़ती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जब वो परमिशन मांगता है तो आप हर एक परमिशन को पढ़िए। देखिए आपका ऐप इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं हमें कि हम अपनी सिक्योरिटी ही खतरे में डाल दें। थोड़ा टाइम लीजिए, हर परमिशन को पढ़िए। अगर कोई ऐप ये बोले, जैसे मैप बोले कि मुझे आपका फोटो लेना है, तब आप बोलिए नो, भाई आपको फोटो की जरूरत नहीं है, आप फोटो क्यों ले रहे हो हमारा?
तो उस टाइम आप नो कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आप जब ऐप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो मैं ये एज्यूम करता हूं आपको उस ऐप के बारे में पता है। अगर आपको किसी ऐप के बारे में पता ही नहीं है तो आप इंस्टॉल ही मत कीजिए। पहली बात तो कोई भी खराब ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको उस ऐप के बारे में पता है और आपको जरूरत है उस ऐप की, तब आप इंस्टॉल कर रहे हैं। जब आपको पता है फिर आपको ये भी पता होगा कि इस ऐप को किस किस चीजों की जरूरत है। तो आप ये बिल्कुल आसानी से पता लगा लोगे कि इस ऐप को इस चीज की जरूरत है कि नहीं है, और आप उस टाइम नो बोल सकते हो कि नहीं मैं नहीं दूंगा, ये परमिशन तो नहीं दे सकता, आपको जरूरत ही नहीं है, हम क्यों दें। तो एक वो चीज आ गई। तो ये हो गया मोबाइल सिक्योरिटी में। दूसरा एक और आता है, वो होता है वेब सिक्योरिटी साइड में आता है थोड़ा सा। जैसे होता है कि मालवेयर, एक वो शब्द बड़ा यूज होता है, मालवेयर मालवेयर। तो होता क्या होता है कि जैसे कई बार आप ईमेल ओपन करते हैं और किसी ने आपको ईमेल भेजा, और ईमेल में आपको किसी ने लिंक शेयर कर दिया कि ये लिंक है, आप इस लिंक मतलब एक वेबसाइट भेज दिया आपको ईमेल के अंदर, और आप क्या करते हैं, आप बिना सोचे ईमेल में उस वेबसाइट पे क्लिक कर देते हैं, जो कि बड़ा डेंजरस है। ईमेल में कोई ऐसा लिंक आता है तो उसको सीधे नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे फेसबुक में कोई वल्नरेबिलिटी है। फेसबुक बहुत चलाते हैं, बहुत युवा चलाते हैं फेसबुक, और फेसबुक के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है और फेसबुक का किसी ने लिंक भेजा आपको ईमेल में, और आपका फेसबुक एक ऐप इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी मोबाइल के अंदर, आपका फेसबुक लॉगिन है उस ऐप में वो मोबाइल के अंदर, तो ये हो सकता है कि उस फेसबुक की वल्नरेबिलिटी के कारण आपकी फेसबुक का सारा एक्सेस हैकर के पास चला जाए, उस इंसान के पास चला जाए, केवल उस लिंक से क्लिक करने से। तो और यहां तक नहीं, ऐसा भी हो सकता है आपकी एक बैंक है और बैंक के यूजर नेम पासवर्ड, और बैंक में कोई वल्नरेबिलिटी है, किसी ने बैंक का लिंक भेजा और बोला कि नहीं आपके पासवर्ड है बहुत पुराने हो गए हैं, 90 दिन से आपने पासवर्ड चेंज नहीं किया, आपके बैंक के पासवर्ड चेंज कीजिए। और बैंक, और जब ईमेल आता है तो कई बार ऐसा लगता है कि वो बैंक से ईमेल आया है, उसको हम स्पूफिंग बोलते हैं। तो वो आपको बेवकूफ बना सकता है कि हम बैंक हैं और आप पासवर्ड चेंज कीजिए। जब आप उस लिंक पे जाते हैं, बकायदा वो बैंक की वेबसाइट खुलती है, ऐसा लगता है कि बैंक की वेबसाइट है, फिर आप पासवर्ड चेंज करते हैं, ओटीपी आता है, सब कुछ करते हैं। आपको ये नहीं पता कि वो जो वेबसाइट खुली है वो फेक है, वो हैकर की वेबसाइट है। आप अनजाने में आपके सारे पासवर्ड्स हैकर को दे रहे हैं और उसको फिर बैंक का पूरा एक्सेस आ जाता है। तो ये जो जितनी भी सिक्योरिटी की इनकी बात कर रहा हूँ, ये सारा वेब सिक्योरिटी साइड में आ गया। तो इनका भी बहुत स्कोप है एक तरीके से। अगर किसी को करियर बनाना है तो उस साइड में भी सोचा जा सकता है, जो कि एक बिल्कुल ही अलग एरिया है। तो बड़े इंटरेस्टिंग एरिया। और आज के वर्ल्ड में जब हम इंडिया में भी और सारे अलग अलग देशों में भी ये बात हो रही है कि हम सारी चीजें डिजिटल करेंगे, सब कुछ ऑनलाइन एक्सेस करेंगे, जैसे जैसे सारी चीजें ऑनलाइन जा रही है वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी का क्रेज और स्कोप और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, और भी ज्यादा ये चीजें जरूरी होती जाएगी। तो बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, आजकल सबको होना चाहिए, लेकिन अगर किसी को इसमें करियर ही बनाना है तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और चूज करना पड़ेगा कि कौन से एरिया में जाना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो मैंने कुछ के एग्जांपल्स दिए हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बताई है, एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज आती है, बड़े इंटरेस्टिंग एरिया है। तो ये ब्रांचा कद चूज करनी होंदियां ने, मतलब शुरू तो ही के लेटर ऑन? तो इनका ब्रांच ऐसा होता है कि जब 12th के बाद हम अंडर ग्रेजुएट के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे ऑप्शंस होते हैं इनके पास कि हमें अंडर ग्रेजुएट किस एरिया में करना है। जैसे गांव में जैसे बोलते हैं ना कि मुझे कॉमर्स में जाना है या आर्ट्स में जाना है, उसी तरीके से ये सोचते हैं कि मुझे सॉफ्टवेयर में जाना है कि नहीं जाना है। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग होते हैं, मेजर होते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेजर अलग हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग मेजर अलग हो गया, कंप्यूटर साइंस मेजर अलग हो गया। और अब तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी में भी अंडर ग्रेजुएट करना स्टार्ट करने का उन्होंने भी प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अगर किसी को ये लगे कि नहीं मुझे शुरू में साइबर सिक्योरिटी में नहीं जाना है, लेकिन मुझे पहले कंप्यूटर के बारे में अच्छा जानना है क्योंकि मुझे कंप्यूटर का ज्यादा पता नहीं है। और ये ऐसा होता भी है कि गांव में जब हम स्टार्टिंग में 12th में होते हैं तो हमें इतना कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अंडर ग्रेजुएट स्टार्ट कर सकते हैं। और करने के साथ साथ प्रोग्रामिंग कीजिए, प्रोग्राम बनाइए, सॉफ्टवेयर लिखिए,
एप्लीकेशंस लिखिए और फिर उसके साथ साथ सिक्योरिटी के बारे में उसी टाइम से सोचना स्टार्ट कर दीजिए साथ साथ में। तो ये सारी चीजें अंडर ग्रेजुएट करते करते साथ साथ में हो जाएगी। मैं ना तो ਹੁਣ इसमें एक और भी है। हाँ जी। ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ $8-9,000 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੀਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। हाँ जी, तो इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, इसमें स्टैनफोर्ड भी शामिल है। तो एमआईटी के भी कोर्सेज होते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन आजकल कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी है, उनके भी साइबर सिक्योरिटी का बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन है। और इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज है जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स अवेलेबल करवाती है, जो आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। घर बैठे बैठे भी इनमें आप एनरोल कर सकते हैं और एनरोल करने के साथ साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे जरूरी चीज होती है जो यहाँ पर कई बार लिखी नहीं होती है, वो होता है कि इनमें आपको फंडामेंटल्स मतलब आपका बेसिक नॉलेज होना जरूरी होता है। ये सारी स्कूल्स क्या होती है, अंडर ग्रेजुएट स्कूल्स, ये कई बार बहुत बार मैक्सिमम एरियाज में ये एज्यूम करती है कि आपको प्रोग्रामिंग आती है पहले से और आपको फंडामेंटल्स आते हैं, कुछ बेसिक नॉलेज है आपको, और फिर वहां से स्टार्ट करवाते हैं। तो कई बार कुछ होते हैं जिन्होंने पहले से इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए हुए होते हैं, और बहुत स्टूडेंट्स के क्या होता है कि 11th 12th में भी कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है और बहुत स्कूल्स में नहीं होता है। जैसे मैंने जहाँ से स्कूलिंग की, मेरे स्कूल में 11th 12th में कंप्यूटर नहीं था, लेकिन बहुत सारी सीबीएसई की स्कूल्स है, इंग्लिश मीडियम की स्कूल्स है, जहाँ पे 11th और 12th में कंप्यूटर होता है। अगर किसी ने ऑलरेडी कंप्यूटर कर लिया है, कंप्यूटर के कोर्सेज मतलब प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, उनको नॉलेज है 12th में इन सब का, तो वो सोच सकते हैं इस एरिया में। लेकिन अगर किसी ने ये नहीं किया है तो मैं इनको इतना रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़े एडवांस लेवल के हैं। और उसके लिए एक और भी चीज की जा सकती है, ये सारी यूनिवर्सिटीज फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल करवाती है इनके अलावा, जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन उससे ये आइडिया लग जाएगा कि आपका नॉलेज का स्तर कहाँ पर है। हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज को लेने से पहले, पैसे भरने से पहले हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि चलो उसका एक फ्री कोर्स ट्राई करते हैं, उनमें कैसे पढ़ाते हैं और हमें उसमें कितना समझ में आता है। अगर आपको लगे कि उस फ्री कोर्स में मुझे अच्छा खासा समझ में आ रहा है, मैं आराम से हैंडल कर सकता हूँ, तो फिर आप पैसे भर के आगे जाने का सोचिए। लेकिन पैसे भरने से पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि आपका एजुकेशन लेवल, आपका जितना उस कोर्स को करने के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट्स है, और ये सारी उनके वेबसाइट्स पे भी कई बार लिखी होती हैं कि प्री रिक्वायरमेंट्स क्या होता है। कोई भी कोर्स स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उनमें हम भी जैसे पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि प्री रिक्वायरमेंट ये, इस कोर्स को लेने से पहले आपको ये करना जरूरी है। तो ये इंश्योर करें कि आपको जितना भी प्री रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल हो। तो बाकी उनकी इंपॉर्टेंस होती है, सर्टिफिकेशन की इंपॉर्टेंट भी होती है। मतलब जे इस च करियर बनाना, मतलब मैनू जो एक एग्रीगेट लैवल ते ब्रॉड लैवल ते समझ आ रहा है कि एक करियर ਉਹੀ परस्यू ਕਰਨ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बिल्कुल ਪੋਸੀਬਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਲਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ 12th ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ? बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा जो मैंने नोटिस की थी जब मैं अंडर ग्रेजुएट कर रहा था। मैंने
मैंने बहुत ही नॉर्मल स्कूल से अंडर ग्रेजुएट किया था। हमारे पास इतना एक्सेस भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं था, तो बहुत सारी चीजें मुझे खुद करनी पड़ी थी, खुद एक्सेस करना पड़ा था। और जब हम गूगल करते हैं कुछ चीज को, हमें भी पता है हजारों लिंक आते हैं, और हमें ये भी नहीं पता होता है कि कौन सा लिंक सही है, कहाँ से एक्सेस करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। जब यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो और हजारों वीडियोज आते हैं। तो तो मैं ये चाहूंगा, ऑथेंटिसिटी तय करना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप किसी मटेरियल को पढ़ रहे हैं, तो ऐसे किसी मटेरियल को मत पढ़िए कि आपको भ्रमित कर दे, आपको किसी और कोई गलत चीज आपको गलत डायरेक्शन में ले जाए। तो ऑथेंटिसिटी चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो ये पहले तो स्टार्ट कीजिए जब बेसिक सीखना, जैसे मुझे सी प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो वेल नोन बुक्स को फॉलो कीजिए। सीधे सीधे किसी ब्लॉग वगैरह पे आप जाएंगे तो बहुत बार ये होता है कि ब्लॉगर लिखने वालों के पास इतना भी एक्सेस नहीं होता है, कि कई बार वो गलत चीजें भी डाल देते हैं ब्लॉग पे, और हम मान लेते हैं वैसे कि ये चीज सही होगी शायद। तो बेसिक चीजों के लिए आप कोई अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स लाइए, किताब लाइए, उनको आप पढ़िए, और फिर अपने पास कंप्यूटर होगा और उन किताबों में जो प्रोग्राम्स लिखे होते हैं वो आप प्रोग्राम रन कीजिए, क्योंकि बुक लिखने से पहले ऑथर बहुत बार टेस्ट करता है। तो उसमें बड़ी ऑथेंटिसिटी होती है, वो किताब में सीधे प्रोग्राम नहीं डालता, और वेल नोन बुक्स में तो कभी भी नहीं। जो बुक्स जो कॉलेजेस में है वहाँ पे एज अ रेफरेंस यूज होती हो, और ये बहुत बार आप देख सकते हैं MIT स्टैनफोर्ड की वेबसाइट पे लिखे होते हैं कि ये बुक्स रेफरेंस के लिए यूज होती है। तो ऐसी बुक्स को आप फॉलो कीजिए और वहां से स्टार्टिंग कीजिए, तो एटलीस्ट आपका फंडामेंटल है वो, आप सही फंडामेंटल सीखेंगे, आप कोई गलत चीज नहीं सीखेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात मैंने जो नोटिस की थी ये थी कि मुझे इंटर्नशिप का कुछ पता ही नहीं था। होता क्या कि जब आप अंडर ग्रेजुएट करते हैं, तो एक ऑप्शन होता है इंटर्नशिप। होता क्या, वो जॉब नहीं होती है फुल टाइम, बट आप किसी कंपनी में जाकर आप रियल टाइम सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं, रियल टाइम सिक्योरिटी पे काम कर सकते हैं। तो जब भी आप अंडर ग्रेजुएट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये जरूर सोचिएगा कि हम कैसे इंटर्नशिप कर सकते हैं, कैसे हम रियल एक्सपीरियंस ले सकते हैं जॉब लेने से पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती है इंटर्नशिप से। मैं तो ये भी बोलूंगा, इवन अगर कोई पैसा नहीं दे रहा है इंटर्नशिप में, बहुत बार ये होता है कंपनी पे करती है आपको इंटर्नशिप के लिए, बट अगर कोई पे नहीं भी कर रहा है और आपको अगर कहीं और मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको सीखने का चांस है, तो आप विदाउट पे भी सीखिए वो चीज, क्योंकि वो बहुत वैल्यूएबल होगी। फिर क्या होगा कि आप इंडस्ट्री और एजुकेशन इंस्टीट्यूट को आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ये पता लगेगा कि जब हम जहां हम क्लास में पढ़ रहे हैं, जो चीजें हम क्लास में सीख रहे हैं, वो हम इंडस्ट्री रियल वर्ल्ड में जाकर कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। चीज सीख तो ली हमने क्लास में कि ऐसे होता है, फिर हम रियल वर्ल्ड में उसको कैसे कर सकते हैं। तो उससे एक बिल्कुल ही नई दिशा मिलेगी आपको, एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा उससे। तो इंटर्नशिप के बारे में जो कि मुझे पता ही नहीं था, पता होता शायद मैं कुछ और भी सीख सकता था। तो ये चीजें मैंने मिस की थी, उस टाइम मुझे पता नहीं था, तो मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता था। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਨ ਲਿਊ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਕੋਪ ਆ? ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਵਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸਕੋਪ ਹੈ? ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਰਾਹ ਪੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਰੈਪ ਅਪ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ। हाँ, शायद पहले पुष्पेंद्र स्टार्ट करे और फिर मैं इस पर बोल सकता हूँ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ हाँ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੂ ਸਮਵਨ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਨੋਵਿਸ ਟੂ ਟੂ ਜਸਟ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਮਤਲਬ ਔਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਰਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮਿਲ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਵਾਲੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼
ਬਹੁਤ ਸਕਿੱਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 10th 'ਚ ਨੇ 11th 'ਚ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੁੱਕ ਬੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ C++ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ICSE ਬੋਰਡ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਬੈਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸੀਗਾ ICSE ਬੋਰਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 9th 'ਚ C++ ਲਾਈ, 10th 'ਚ ਜਾਵਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 9th 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਬੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਥੋੜੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ C++ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 9th 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਡ ਸਟਾਰਟ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ C++। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੌਂਦਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ then sky is the limit। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਟੈਟਸ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੌਰੀ, ਇਹ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਤੇ ਗਿਆ, ਓਕੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ jobbank.gc.ca ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜੌਬਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੀ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਜਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ $100 ਐਨ ਆਰ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਕੋਪ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਸਕੋਪ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਬੇਸਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੌਬਸ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕੁਝ ਅਰਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀ ਸੇਫ ਪਾਥ टू go टू। बाकी श्रवण जी ਦੱਸਦੇ। हाँ जी, तो एक चीज तो मैं ये बोलूंगा कि क्या क्या स्कोप से पहले पुष्पेंद्र जी के बारे में, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, तो मैं इनके बारे में एक चीज बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। इनकी सक्सेस के पीछे एक जो मैं देखता हूँ पर्सनली, मेरा पर्सपेक्टिव है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। इनको आप कोई भी नई चीज दे दो, ये उनके पीछे लग जाएंगे और करके दिखाएंगे। इनके अंदर वो एक एक्साइटमेंट है, इनके अंदर वो एक उत्सुकता है नई चीज सीखने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये होना बहुत जरूरी है किसी के अंदर भी। आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, आपके पास रीजन होना चाहिए कुछ भी चीज करने से पहले, क्योंकि जब तक आपके पास रीजन नहीं होगा, गोल नहीं होगा कि आप उसको क्यों करना चाहते हैं, तो आप आधे मन से करेंगे। पहले एक ऐसे अच्छा रीजन ढूंढिए, और वो रीजन इतना अच्छा हो कि आप बस उसके पीछे ही लग जाएं। तो वो एक्साइटमेंट लाइए सबसे पहले, और उसके बाद मैं ये चीज बोलूंगा कि स्किल्स होना बहुत जरूरी है आपके अंदर जॉब पाने के लिए, और किन किन चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें पता होना जरूरी है। जैसे जब भी आप साइबर सिक्योरिटी एरिया में जाएं, तो आपके मन में ये आया कि अच्छा, साइबर सिक्योरिटी में मैं करियर बना लूंगा, लेकिन इसके साथ मैं और क्या कर सकता हूँ कि मेरी जॉब की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाए। जैसे जब आप साइबर सिक्योरिटी में पढ़ रहे हैं, साथ साथ में प्रोग्रामिंग कीजिए, सॉफ्टवेयर लिखिए, और एक github.com करके वेबसाइट है, वहां पे आप अपने अकाउंट बना के कोड अपलोड कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल बना सकते हैं। तो आपको आपकी मार्केटिंग खुद स्टार्ट करनी होगी, और उसी शुरू से स्टार्ट कीजिए। आप अपना स्कोप है, एरिया वो वाइड रखिए। साइबर सिक्योरिटी में ये कर दिए, वो कर दिए, वो सारी मार्केटिंग इतनी अच्छे से कीजिए कि जब आप जॉब लेने जाएं तो आपकी प्रोफाइल अलग से दिखनी चाहिए। तो जॉब स्कोप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप में स्किल्स क्या है। क्योंकि जैसे मैं गारमेंट में काम करता हूँ, गारमेंट में ज्वाइन करने से पहले मुझसे पूछा गया कि हम आपको क्यों लें, हम आपको हायर क्यों करें, हम आपसे पहले 5 जनों ने इंटरव्यू दिया था, हम आपको ही क्यों लें। तो वो बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। अब 5 जने 6 जने और एक ही पोस्ट पे, अब मैं वहां पे अगर स्कोप की बात करूं, तो फिर वहां पे मुझे मेरा प्रोफाइल, मैंने ऐसा क्या किया, वो प्रोफाइल अलग से होना चाहिए।
और वो प्रोफाइल मैंने बनाया था। जब मैं अंडर ग्रेजुएट में था तो मैंने ऐसे नहीं सोचा कि मेरे टीचर्स अच्छे नहीं है, मैंने ये सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे पास बहुत बार बहाने हो जाते हैं कि मेरे पास किताबें अच्छी नहीं है, मेरे पास टीचर अच्छा नहीं है, मेरे पास स्कूल अच्छी नहीं है, मुझे कॉलेज अच्छी नहीं मिली। नहीं, ये सारे बहाने हैं। आप जहां पर भी हो, आप में इतनी काबिलियत है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हो। इतनी काबिलियत है अगर आपने सोच लिया तो राइट रिसोर्सेस यूज कीजिए और गोल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। अम, क्योंकि बहुत बार ये लगता है कि अच्छा, मैंने अगर स्टार्ट कर दिया अंडर ग्रेजुएट और करियर ही नहीं बना तो क्या होगा, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो शंका में मत रहिए, जब आप स्टार्ट कीजिए फुल मन से कीजिए। और मुझे लगता है कि हर साल स्कोप चेंज होता है, जो इंडस्ट्री होती है वो हर साल अलग ही होती है। तो अगर किसी को लगे कि नहीं आज अच्छी नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि कल अच्छी नहीं होगी। और साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये तो एक ऐसी चीजें हैं जिनका स्कोप अगर किसी साल कम भी हुआ तो अगले साल जरूर बढ़ेगा। तो ये बड़ी इसमें कभी ज्यादा टाइम तक लो नहीं रह सकता। तो स्कोप तो बहुत अच्छा है, जहां तक मैं मेरे पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ कि स्कोप बहुत अच्छा है। आपको राइट स्किल्स चाहिए, आप में राइट माइंडसेट चाहिए, और आपका जो स्कोप है वो वाइड रखिए, साथ साथ में और भी चीजें रखिए, और आपकी मार्केटिंग, आपका प्रोफाइल बहुत ही अच्छा होना चाहिए शुरू से ही। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। बाकी हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, मेहनत ये जरूर रखिए, और रिसोर्सेस राइट यूज कीजिए। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਵਣ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਬਈ ਮਤਲਬ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਬਈ ਵੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਗੋਟਨ ਅ ਬੈਟਰ ਮਤਲਬ ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ, ਵੀ ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੇ ਗੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡਾ थैंक यू। ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਈਡ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਨੋਵਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हाँ जी, चिप काटते ही जमी जी, मतलब जो कहने आप को। कर रहे हो, हाँ जी, नहीं, लेकिन जो आप काम कर रहे हो ये बहुत ही बड़ा है। एक होता है कि इंसान खुद के लिए हासिल करने के लिए कुछ करता है, और एक होता है जब इंसान खुद के लिए कुछ हासिल कर लेता है फिर वापस देने की कोशिश करता है। और वापस देना ये बहुत ही बड़ा काम है, उससे अच्छा पुण्य वाला काम नहीं है। तो जो आप कर रहे हो, मैं तो प्रणाम करता हूँ, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे अपने भाइयों को, अपने बहनों को, उनको सबको फायदा होगा। वो बहुत कुछ सीखेंगे, और आप एक ऐसे लेवल पे हो दोनों, जहाँ पे एक तरीके से गुरु हो इन सब के। तो आपसे तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ਥੈਂਕਸ बहुत ਫॉर बहुत योर थैंक यू। ਹੰਬਲ ਵਰਡਸ। हाँ जी, हाँ ਮਤਲਬ जी। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। गुरु चेले जरूर हाँ सी। नहीं जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं जी। नहीं, बहुत हाँ अच्छा जी, काम कर थैंक रहे यू, हो। थैंक यू, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜੇ ਮਤਲਬ ਗੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸ਼ਰਵਨ ਜੀ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ जी, ਵੈਰੀ ਮੱਚ थैंक ਪ੍ਰਭਜੋਤ यू। ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਆਡੀਅנס। थैंक यू।